Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss the current affair from 13th and 14th मई। तो कल हमारी क्लास नहीं हुई है ना, तो क्योंकि आपको पता है कि डेट एक्सटेंड हो गई है प्री की, तो उसी के कंटेक्स्ट के अंदर हमारी जो लाइव क्लास चल रही थी वहाँ पे आपको बताया गया क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसी के कारण हमारी क्लास थोड़ी सी कल हमने बंद कर दी थी, डिले कर दी थी, ठीक है, आज के लिए। तो आपने, चलो वो तो स्ट्रेटजी पता चल गई है आपको क्या करना है क्या नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि ऐसा ना हो कि आपने जैसे मेंस की, कुछ लोग मेंस की प्रिपरेशन भी करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपने 2 महीने पहले मेंस की करते रहो और प्री का छोड़ दो। ऐसा मत करना, क्योंकि हमारा जो आपने इतने 7-8 महीने मेहनत की है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप दोबारा टाइम बहुत लगेगा पढ़ने के लिए। तो आपने मेंस अगर करना है तो साथ साथ में कर लो, ठीक है। आधा टाइम अगर जितना भी आपको डिपेंड करता है आपकी प्री की प्रिपरेशन कैसी है, तो हर दिन में डिवाइड करो प्री के लिए और मेंस के लिए, उसके हिसाब से रखो। मेंस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑप्शनल एंड ऐसे पेपर 4, ये 3 चीज़ों के अंदर अपना फोकस थोड़ा सा, मतलब अगर हम मेंस की सिलेक्शन के बारे में बात करें तो ये 3 चीज़ों के अंदर अगर आपसे कुछ गलती हो गई और आपके मार्क्स कम आए या प्रिपरेशन नहीं की इतनी, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी मेंस के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एनवायरनमेंट के अंदर बीमा बैम्बू के बारे में पढ़ेंगे, ओसिरिस रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन रैंसमवेयर पॉलिटी आर्टिकल 311, देन एमपी लैड्स ट्रिपल टेस्ट इकॉनमी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, देन वर्ल्ड फूड प्राइस, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या है। स्पुतनिक 5 शॉट टू बी अवेलेबल इन इंडिया इन नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। ये बोला गया, ये स्पुतनिक 5 की जो इन्होंने 2 एडिनो वायरस बेसिकली यूज़ किए हैं, 2 वर्जन। तो यहाँ पे एडिनोवायरस फैक्टर 1 और 2, तो इसको मैं अभी संडे को हमारी जो कोविड की क्लास होगी है ना, जो कोविड की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हर संडे होगी ये क्लास। तो पहली जो इस संडे होगी उसके अंदर मैं, चलो इसके डिटेल के अंदर भी पढ़ लेंगे, वैक्सीन और टेस्ट और सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा जब हम डिफरेंट जो कोवैक्सीन है, देन कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, तीनों को हम इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। चलिए, वाई नॉट प्लेस कन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट। तो देखो हमने पहले भी किया है कि भाई जो इंडिया के जो अंडर ट्रायल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अराउंड 70% अंडर ट्रायल हैं, गरीब लोग वहाँ पे हैं। तो उनके उनके पास तो बेल के लिए कोई पैसे भी नहीं है ना, तो वो जेल के अंदर कितनी कितनी सज़ा काट दी, अभी तक उनकी कन्विक्शन नहीं हुई, ठीक है जी। तो वही बोला है इन्होंने कि भाई कोविड के कारण बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया की जो जेल्स हैं वहाँ पे वो ऑलरेडी उनका ऑक्यूपेंसी रेट 100 से ऊपर चला गया, तो वो ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और कोविड के केस में अगर सपोज करो वहाँ पे केस आता है तो बहुत ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर रहेगा। तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है ऑलरेडी मोर देन 100%, ठीक है, 2019 का। उसके बाद अंडर ट्रायल जो है अराउंड 69%, ठीक है, 70% हम मानते हैं इसको। तो ये दो जो फैक्ट्स हैं जो आपने मेंस के लिए याद करने हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको चांस क्रिएट कर सकते हो इसको कोड करने का, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। हाई कोर्ट टेक्स स्वाइप एट इरिटेटिंग डायलर ट्यून। जैसे आप कॉल करते हो किसी को, है ना, तो भाई आपको कॉल करते हो, आप बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वैक्सीन लगवा लो, है ना, यहाँ पे आपको वैक्सीन लगानी ज़रूरी है वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करने के लिए। कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है कि भाई जो भी आपने अगर मान लो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है लेकिन तब नहीं लगवा रहे हो, दैट इज़ वैक्सीन हेजिटेंसी। लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, वो वैक्सीन शॉर्टेज है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है इनके बीच में। तो क्या इंडिया के अंदर अभी मोस्टली वैक्सीन हेजिटेंसी है? ऐसा नहीं है, ठीक है जी, हमारे पास। तो वही हाई कोर्ट ने बोला भाई आप मैसेज, आप कॉलर ट्यून वहाँ पे लगा रहे हो, आप कॉल करते किसी को, तो अराउंड 30-40 सेकंड तो वही ले जाते हैं ना, कि भाई आप वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ। हाई कोर्ट कहती है वैक्सीन है कहाँ, लगवाएं कहाँ से, है ना। तो उन्होंने बोला इसको बंद करो यार, ये क्या है ना, इरिटेट करती हैं ऐसी चीज़ें। या तो वैक्सीन अवेलेबल है तब तो बोलो, अब बंदा वो सुन के मोटिवेट होकर चला जाता है, वहाँ पे मिलती नहीं वैक्सीन, ठीक है। OCI स्टंग बाय होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। इस टॉपिक को मंडे कवर करेंगे, एक बार हमने कर लिया कवर, लेकिन सिर्फ अपडेशन ही करनी है उसके अंदर, ठीक है जी। OCI NRI के बीच में डिफरेंस मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिया था इसके ऊपर, तो क्योंकि ये आपने डिमांड की थी उस टाइम पे, तो अब देखो ये न्यूज़ के अंदर भी है, ठीक है। हमने OCI कार्ड के बारे में भी अभी रिसेंटली पढ़ा है,
ठीक है, तो ये टॉपिक को मंडे को कवर कर देंगे। एटलीस्ट 18 एलिफेंट किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक असम, तो ठीक है, वहाँ पे कंदली प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे लाइटनिंग से डेथ हुई है। एलिफेंट के बारे में टोटल हमने पढ़ा हुआ 1 मार्च का देख सकते हो, एलिफेंट ट्रेडर्स, वहाँ पे एक टॉपिक कवर किया था मैंने। देन 9 मार्च को एलिफेंट एंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पीज वायरस। देन 26 टू 29 मार्च का जो एक ही क्लास के अंदर हमने कवर किया था, इसके अंदर भी एलिफेंट के अंदर हमने डिटेल के अंदर कवर किया। तो ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक कवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि और उसके अलावा सेंटर्स सुप्रीम कोर्ट एफिलिएट जार विद ट्रिप्स स्टैंड, ये भी हमने पढ़ा है। कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में अगर आपको बताऊं, कहाँ पे पढ़ा है, 27 अप्रैल के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये टोटल टॉपिक हमने कवर किया है। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग अगर आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर देखो तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात की गई, पूरा कवर किया है। दोहा डिक्लेरेशन उस टॉपिक के अंदर पूरा कवर किया है। ठीक है, इट प्रोवाइड फ्रीडम टू मेंबर्स टू ग्रांट कंपलसरी लाइसेंस एंड डिटरमाइन, ये भी मैंने आपको वहाँ पे एनालिसिस के अंदर बताया था कि भाई ट्रिप्स के अंदर भी बोला गया कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में। लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग, आप जैसे कोई वैक्सीन आई है आपने या कोई ड्रग आई है, आपने बोल दिया कि ये हमारे नेशन के लोगों के लिए ज़रूरी है, और आपने उसको 3 साल बाद आपने बोला कि ये भी मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना, तो उसके आप कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दी आपने। अब ये दे तो दी, लेकिन क्या ये WTO बताता है कि कैसे देनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि नेशनल इमरजेंसी है और देनी है? इसके अंदर वहाँ पे बोला कि कंट्री खुद डिटरमाइन करे, यही इशू रहता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इजराइल पैलेस्टीन एडिटोरियल का इशू है, ठीक है, तो कल ये कवर होगा। उसके बाद अगर मतलब आज की न्यूज़पेपर नहीं, कल की न्यूज़पेपर, क्योंकि कल की हमारी क्लास नहीं, उसके अंदर है वाइट पेपर। वाइट पेपर क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, ठीक है, वहाँ पे जो आने वाले दिनों में क्या वर्किंग करनी होती है उसके ऊपर होता है। तो इसके टॉपिक में सिर्फ वाइट पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और तो बहुत ही कम चांसेस हैं UPSC इसके बारे में पूछे, लेकिन फिर भी है ना कि पता कुछ नहीं होता। नीड 6 to 8 मोर वीक्स ऑफ लॉकडाउन, तो ICMR ने बोला है कि 6 से 8 वीक और चाहिए लॉकडाउन के लिए। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। तो ये टॉपिक आपका क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट भाई? ये तो रिकमेंड किया है, अगर एक केस के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर केस बहुत ज़्यादा राइज करके और गवर्नमेंट ने ICMR की बात नहीं मानी, तो उस केस में आप वहाँ पे एग्जांपल शो कर सकते हो मेंस के अंदर कि भाई ICMR ने भी ऐसा रिकमेंड किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बस इतना है इसका रेलिवेंस है, इससे ज़्यादा कुछ रेलिवेंस नहीं। तब तक तो आपका सारा खेल खत्म हो चुका होगा कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया क्या नहीं, जब आपका एग्ज़ाम होगा। मोस्ट NGOs डोंट हैव SBI अकाउंट, तो हमने अभी रिसेंटली NGO के बारे में पढ़ा है ना, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, कि FCRA के बारे में उससे पहले पढ़ा। तो अब ये वाला टॉपिक है, इसके बारे में देखेंगे कि क्या अपडेशन है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ जाएगा। चाइल्ड मैरिज में गो अननोटिस्ड, तो यहाँ पे कर्नाटका का केस डिस्कस किया गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई बहुत सारा हमने ये पढ़ा कि कोविड के कारण, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कोविड का इम्पैक्ट, किसी के एंगल से पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं इकॉनमी के ऊपर, है ना, तो वहाँ पे इकॉनमी के ऊपर MSME से लेके अनएम्प्लॉयमेंट कितना हमने पढ़ा। पॉलिटी के अंदर भी अगर माइग्रेंट लेबर के अंदर भी हमने पढ़ा ये वाला कि क्या उनके ऊपर इफेक्ट हुआ। उसके बाद हमने वुमेन वायलेंस के ऊपर भी पढ़ा, जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, उसके ऊपर पढ़ा कि भाई जो वुमेन एंड मैन अब घर के अंदर ही हैं, सभी पहले जॉब के ऊपर जाते थे, तो वहाँ पे वायलेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक और एंगल आपने जोड़ देना, दैट इज़ चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज का भी कंटेक्स्ट आपने लिखना है कि इसके भी चांसेस, क्योंकि बहुत सारा अननोटिस हो रहा है, हमारे जो वेरियस लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप और भी जोड़ सकते हो, जैसे हमारी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन कोविड को छोड़ के जो बाकी हमारी वैक्सीन ड्राइव चलती हैं वो भी बहुत सारी उनके अंदर अभी इतनी हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा फोकस अपना कोविड के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये हमने ध्यान रखनी है, जो डिफरेंट एंगल हैं, तो अगर आप मल्टी डिमेंशनल अपना आंसर बनाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। WHO हैज़ नाउ टर्म, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे पढ़ा था कि जो B1617 है ये इंडियन वेरिएंट है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया था, बहुत जल्दी फैलता है ना। तो लेकिन ये वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब इंडिया ने बोला कि WHO ने ये नहीं बोला कि वो इंडियन वेरिएंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है, तो उसके ऊपर था ये।
तो ऐसा यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर कि इंडियन वेरिएंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये बोला कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट के जो आंसर है उसके हिसाब से चलना है। तो पहले बात करते हैं अब अंडर बैम्बू टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। अब बैम्बू को हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर मैं बात करूं पहले कि बैम्बू को जो कार्बन सिंक बोला जाता है, ये न्यूज़ के अंदर रहता है बहुत बार, हर जगह आपने देखा होगा लिखा होता है कार्बन सिंक होता है, लेकिन कार्बन सिंक होता क्यों। पहली बात है, ये ग्रास है, एक ग्रास बहुत जल्दी बढ़ती है, आपने देखा होगा, है ना, बहुत जल्दी बढ़ती है। अब इसको ग्रो करने के लिए चाहिए CO2। तो अगर जितनी इसकी जल्दी ग्रोथ होगी उतना ही ये CO2 को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगी। अगर मैं ट्री से बात करूँ, है ना, कोई और नॉर्मल ट्री की बात करूँ, वो तो बहुत टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रास है, ग्रास के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो CO2 ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए बहुत सारी एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 ये सिंक कर लेता है। ठीक है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। अब बैम्बू को हम सॉरी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्री है, आपने घर का दरवाज़ा बना लिया, आपने डोर बनाया, घर का वुड का है, ठीक है। अब वो वुड जब ग्रो की होगी, ट्री से आपने लेके आए, है ना, ट्री से डोर बनाया आपने। अब इस वुड जब ग्रो की होगी, इसने CO2 अब्जॉर्ब किया होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आपके पास एक लेट अस सपोज कोई वुड है, ठीक है जी। अब ये वुड कहाँ से आई, किसी ट्री से आई है। ट्री ने क्या यूज़ किया, ट्री ने यूज़ किया CO2 इस वुड को बनाने के लिए। इतना मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में दो चीज़ें हैं, या तो आप इसको बर्न कर दो, है ना, वुड को, या आप इससे कुछ डोर वगैरह बना लो। अगर बर्न कर दिया तो यहाँ पे CO2 फिर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, पहले जितनी एब्जॉर्ब की थी अब वही रिलीज़ कर रहा है, तो इतना बेनिफिट नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको बर्न मत करो। डोर बना दिया, अब यहाँ पे डोर बना दिया, अब तो ये CO2 जो है वो फिक्स होगी, अब यहाँ से रिलीज़ नहीं हो रही, है ना। तो इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लगते हैं वहाँ पे वो भी कार्बन सिंक है एक हिसाब से। दूसरी बात, अगर आप ट्री को यूज़ करें, अगर आप बैम्बू को यूज़ करोगे, बैम्बू का ट्री के हिसाब से देखें तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो ये CO2 अब्जॉर्ब करता है, ग्रो भी बड़ी जल्दी करता है। इट मीन्स कि इसका हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जल्दी अवेलेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे हम जो बहुत सारा CO2 है उसको कम कर सकते हैं। और इसकी जगह दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारा जो और कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसको आप डिक्रीज़ कर रहे हो, उसका इतना यूज़ नहीं कर रहे, है ना। अगर उसका यूज़ नहीं कर रहे तो वहाँ से भी जब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी CO2 रिलीज़ होता है, वो भी कम हो गया। तो इसीलिए इसको बैम्बू को बोला जाता है भाई ये वाला अपना कार्बन सिंक है। क्यों सिंक है, नंबर 1 ये ग्रास है जो जल्दी ग्रो करती है, सेकंड ये कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे बात करते हैं बीमा बैम्बू की। अब बीमा बैम्बू उससे भी सुपीरियर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात आपने ये नाम याद रखना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बीमा बैम्बू देखोगे तो यहाँ पे देखो, ठीक है जी, थिकनेस तो जो दूसरा है वो उसके अंदर थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। इट मीन्स इसका बायोमास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जितना बायोमास होगा उतनी इसको CO2 भी चाहिए ग्रो करने के लिए, और ये अपना उतना कंस्ट्रक्शन के लिए भी सॉलिड मटेरियल बनेगा, ठीक है जी। बीमा बैम्बू इसलिए इसके कंपैरिजन आप देखोगे सुपीरियर है, तो इसलिए सुपीरियर क्लोन है, ठीक है। ये सिलेक्टेड फ्रॉम बैम्बूसा बाल्कुआ। देन अब ये बनाया कैसे, क्या ये जीन एडिटिंग करके बनाया, नहीं, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से बनाया, ध्यान रखना। ग्रो 1.5 फीट पर डे। अब देखो इतना ग्रो कर रहा है, इतनी CO2 भी अब्जॉर्ब करता होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अराउंड 300 kg जो ऑक्सीजन है ये एनुअली रिलीज करता है, जो एक पर्सन के लिए 1 साल के लिए बहुत है, ठीक है। डेवलप्ड बाय एन भारती ग्रो मोर बायोटेक लिमिटेड। तो बीमा बैम्बू को उन्होंने बनाया, तो लेकिन जो ऑक्सीजन पार्क है वो तमिलनाडु ने की। दिस क्लोन इज थॉर्नलेस एंड स्टेराइल, मतलब ये अपने सीड प्रोड्यूस नहीं करता, जो स्टेराइल होता है, ठीक है जी। उसके बाद फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ है, ये भी इसका फीचर है। फीचर आपने ध्यान रखने, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑलरेडी डिस्कस किया। नॉन इन्वेसिव है, स्टेराइल है, मतलब ये सीड नहीं प्रोड्यूस करता, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है जी। अब इसकी हाई वैल्यू है, ठीक है, हाई एनर्जी वैल्यू है, जो बहुत ज़्यादा लो ऐश कंटेंट क्रिएट करती है, ठीक है। तो अभी कोल का भी एक बार ये पूछा गया था UPSC के अंदर, वहाँ पे ऐश कंटेंट के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है।
टिश्यू कल्चर से बनता है, जैसे आप देखोगे ए स्टेज टू टिश्यू कल्चर एंड एट द एंड ये सारा बनता है पूरा प्लांट। ऐसा आपको टिश्यू कल्चर क्या होता है, लैब के अंदर किया जाता है, ठीक है, उसको एक अलग मैट्रिक्स के अंदर ग्रो किया जाता है प्रॉपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पेट्री डिश के अंदर इसको ग्रो कर रहे हैं, तो इसे क्लोन जो मेनली अगर आपको आपके पास एक चीज़ है, ठीक है, एक सीड है, उसकी आप क्लोन बना के उसी के जैसे बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं, बेनिफिट रहता है टिश्यू कल्चर के अंदर। और इसके अंदर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने टिश्यू कल्चर का एक और बेनिफिट है कि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इसको होती नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन के अंदर रहता है, ठीक है जी। तो एक और पॉइंट है कि राइजोम जो, जैसे ये एक कलम है अगर मैं बोलूँ बैम्बू की, तो यहाँ पे राइजोम रहती है जो रूट्स होती हैं ऊपर, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है तो आपको राइजोबियम भी पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है। तो राइजोम की बात कर रहा हूँ। अब ये विद द टाइम ये और ग्रो करती रहती है ऐसे, ठीक है जी। अगर आप जैसे बहुत सारी, इसीलिए ये अगर आप ट्री देखो, ट्री तो ऐसे ग्रो नहीं करता है ना, लेकिन ये वाला ऐसे ग्रो करता है। ऑल्दो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि राइजोम एक ऐसा इसका करेक्टरिस्टिक है जिससे इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, मल्टीपल जो बैम्बू हैं बहुत जल्दी बनते, और इसमें तो ज़्यादा फिर इतनी केयर करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, ठीक है जी। ओके एक और टॉपिक कर लेते हैं। 2019 के अंदर न्यूज़ के अंदर था बैम्बू राइस, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। जब बैम्बू शूट डाई करने लग मतलब ख़त्म होने वाली होती है उस टाइम के ऊपर फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक राइस सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैम्बू राइस, ठीक है जी। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ओनली ट्वाइस और थ्राइस इन अ सेंचुरी, बहुत ही रेयर होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोग फिर वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको इनकम भी जनरेट होती है, ठीक है जी। अब ये चंडका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे उड़ीसा के अंदर, तो आपको ये याद रख लेना कि ये उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे ये मिले थे, ठीक है जी। लुक्स लाइक पैडी राइस जैसे होते हैं, थोड़े से ग्रीनिश कलर के भी होते हैं, अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है। टेस्ट मोर लाइक वीट, लेकिन टेस्ट इसका वीट का होता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, तो आप डायबिटीज़ के लिए देखो, अब बेनिफिट है। रिच इन प्रोटीन है, ये भी हमारा बोन्स मसल के लिए है ना। देन डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो यहाँ पे फैट नहीं है, तो इट मीन्स के इससे हार्ट रिस्क वगैरह भी कम है। तो देखो कितना न्यूट्रिशियस है। हमने ये भी एक बनाया था गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस विटामिन ए रिच, ठीक है जी। तो वो किसके लिए, विटामिन ए के लिए। एज सच गोल्डन राइस और उसके भी प्राइस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओसिरिस REX। अब ये क्या है, देखो एस्टेरॉइड के ऊपर आपको जाना है। एस्टेरॉइड के ऊपर जाना क्यों, हमने एस्टेरॉइड मीटरॉइड को पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। एस्टेरॉइड को हमने स्टडी करना क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने पढ़ा था यूनिवर्स बना था, यूनिवर्स के बाद बहुत सारी चीज़ें बनी, प्लैनेट बने, एस्टेरॉइड भी बने, है ना, स्टार्स भी बने। तो उस टाइम के ऊपर जो कुछ एस्टेरॉइड ऐसे हैं जिनके, अगर मैं बोलूँ कि उनके ऊपर जो सनलाइट का इम्पैक्ट इतना हुआ नहीं, अगर आप देखो कि अब जब यूनिवर्स बना, ठीक है जी, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी, कुछ के ऊपर सनलाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, उसका जो मिनरल्स हैं, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर चेंज आया होगा, है ना। अगर मैं इसको स्टडी करूं तो अब तो इसके अंदर चेंज है, मुझे क्या पता भी यूनिवर्स जब बना था कैसा था ये। दूसरी बात, कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे हैं जो सनलाइट से थोड़ा बहुत बचते ही रहते थे, और इनके ऊपर सनलाइट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं मान लो इसको स्टडी कर लूँ तो मुझे ऐसे ही इसके जो जब बना था वो इतना चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये हमने स्टडी करना है। अब ऐसे जापान ने भी किया भाई, एस्टेरॉइड के ऊपर भेजा, सैंपल लेके वापस आ गया। उस सैंपल को हम स्टडी करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, क्या हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ या कुछ ऐसा पता चल सकता है, नहीं चल सकता। यही इंपॉर्टेंस है इनको स्टडी करने की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, ठीक है जी, पहले हायाबुसा जाक्सा जापान ने ये भेजा, सैंपल रिटर्न मिशन था, ठीक है जी। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड जो इतोकावा 2003 के अंदर भेजा, रिटर्न हुआ 2010 के अंदर, फर्स्ट सैंपल रिटर्न मिशन था ये। उसके बाद 2014 के अंदर इन्होंने फिर भेजा हायाबुसा 2,
देन रिगुगु एस्टेरॉयड जो सी टाइप एस्टेरॉयड है, ठीक है जी। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है, रिटर्न हुआ 2020 के अंदर। उसके बाद अगर बात करूं ओसिरिस जो नासा का है, जो अभी न्यूज़ के अंदर, ये लॉन्च हुआ 2016 के अंदर, ठीक है। रिटर्न हुआ 2013। बेनू बी टाइप है, बी टाइप इज़ अ सब टाइप ऑफ सी, ठीक है। सी का ही सब टाइप माना जाता है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि बी और सी के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, सिर्फ रिफ्लेक्शन का फ़र्क रहता है इनके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको पहले सी टाइप ही माना गया था, लेकिन अब इन्होंने इसको बी टाइप, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो रिफ्लेक्टिविटी है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया अलग कैटेगरी के अंदर। अब सी टाइप क्या होता है? सी टाइप कार्बोनेशियस मटेरियल होते हैं जो एस्टेरॉयड, टोटल 75% ऑफ टोटल जो एस्टेरॉयड हैं इससे बने हुए हैं, मोस्टली वाटर एंड हार्डली एनी मेटेलिक कंटेंट। एस टाइप सिलिकेट होते हैं, 17% है। आयरन निकल मैग्नीशियम मिलता है इनके अंदर, हार्डली एनी वाटर बट लिटिल ब्राइटर देन सी टाइप। एम टाइप क्या है? प्लेटिनम है इनके अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, ऑन अर्थ कम फ्रॉम दिस एस्टेरॉयड, ऐसा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना कि कहीं एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब बात करते हैं ओसिरिस की, हमने ऑलरेडी डिटेल इसकी पढ़ ली है कि क्या क्या है, अभी इसके बारे में क्या अपडेट है, ठीक है। अब ये वहाँ से चल पड़ा है, ठीक है, ये बेनू से सैंपल लेके, और ये अराउंड 2 ईयर जर्नी रहेगी इसकी, ठीक है। तो सैंपल कलेक्ट किया इसने, वो सारा उसके अंदर बताया गया। ओके, बेनू के बारे में पढ़ते हैं, एस्टेरॉयड के बारे में। ये एंशियंट एस्टेरॉयड बोला गया इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैज़ नॉट गॉन थ्रू लॉट ऑफ कंपोजिशन अल्टरिंग, है ना, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, कुछ अल्टर नहीं हुआ कंपोजिशन को। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि वही हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर कंपोजिशन बहुत ज़्यादा अल्टर नहीं हो, तभी तो हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो वही है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। एस्टेरॉयड बेनू के बारे में और क्या है? माइनर प्लैनेट। तो आपने मुझे ये बताना है कि भाई प्लैनेट का जो नेम है वो कौन डिसाइड करता है? एक बॉडी है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ऐसा करवाया तो नहीं है, लेकिन मैंने नाम जरूर बोला हुआ है ये लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। बी टाइप है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन है इसके अंदर, ठीक है जी। रिफ्लेक्ट अबाउट 4% ऑफ लाइट, जो इसके ऊपर हिट करती है 4% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वेनस जो है 65% करता है, अर्थ है 30% करती है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज याद नहीं रखनी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए किसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, किसकी कम है, ठीक है। क्लासिफाइड एज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? जैसे मान लो ये अर्थ है, इसका ऑर्बिट है, कोई और साथ में कोई प्लेनेट है, वो अपनी ग्रेविटी से, मान लो ये एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, आपको पता है ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है। अर्थ का जो नियर बाय प्लेनेट है, अगर वो इससे अट्रैक्ट करके, है ना, इसको अपनी ग्रेविटेशन से अब इस यहाँ पे ले आया, यहाँ पे घूम रहा है वो, तो इट मीन्स अर्थ के ये नेबरहुड के अंदर आ गया, इसको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स आर कॉमेट, एस्ट्रॉयड नस्ट बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाय प्लेनेट इनटू ऑर्बिट्स विच अलाउ देम टू एंटर अर्थ्स नेबरहुड। तो यहाँ पे नेबरहुड के अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर हम नासा की ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो वो भी नियर बाय प्लेनेट की बात करता है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना आपने थोड़ा सा, प्री के अंदर कहीं गलती ना हो जाए आपसे। तो नेम्ड बेनू इजिप्टियन डेटी के नाम पे। उसके बाद इन्होंने, नासा ने एक नेम दैट एस्ट्रॉयड कंपटीशन रखा, उसमें ये जीता। जैसे आप देखो तो रुपये का भी है ना हमारा साइन, जो वो भी एक कंपटीशन से ही आया था। तो यहाँ पे भी एक कंपटीशन रखा गया और उसका बाद में नेम दिया गया। तो आपने वो बॉडी का नाम भी मुझे बताना है जो इसको डील करती है, उसने कुछ रेगुलेशन रखे हुए हैं कि नाम कैसे देना है, कैसे नहीं देना। व्हाट डिड द स्पेसक्राफ्ट डू इन अक्टूबर 2020? तो इसने किया क्या? बहुत सारी नाइट्रोजन बस्ट की गई ताकि उसके ऊपर जो रॉक्स एंड सॉइल है ना, जैसे बहुत सारा उसको ठीक किया जाए ताकि हमें सैंपल लेना है वहाँ से, ठीक है। ये काम किया गया वहाँ पे। उसके बाद सैंपल से क्या करेंगे? तो साइंटिस्ट सैंपल से पहले तो भाई स्टडी करेंगे, जो हमने ऑलरेडी बताया, मैंने आपको भी करनी है। उसके बाद ये सैंपल जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज है वहाँ पे भी देंगे, और फ्यूचर के लिए भी रखेंगे। फ्यूचर के लिए क्यों रखेंगे? मान लो कल को कुछ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे हम सैंपल को बेटर स्टडी कर सकें, तो उसके लिए भी तो रखना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करेंगे। अब ये वापस ऐसा नहीं है डायरेक्टली सीधा अर्थ के ऊपर आ जाएगा, पहले 2 बार सर्कल करेगा सन को, ठीक है, और धीरे धीरे ऑर्बिट कम होता जाता है और वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या करेंगे। 75% सैंपल फ्यूचर जनरेशन के लिए रखेंगे, ठीक है जी। नासा फर्स्ट मिशन है, ठीक है। ये रिटर्न मिशन ऑलरेडी हमने बता दिया। तो यहाँ पे देखो आप, ये ऑसिरिस रक्स, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये अर्थ है अपनी
ये लो अर्थ ऑर्बिट है, ये मीडियम अर्थ है, ये हाई अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है जी, ओके। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर वाला भी हमने टॉपिक एडिटोरियल की क्लास के अंदर, साइबर सिक्योरिटी वाला, अगर आपने क्लास नहीं लगाई तो आप पीडीएफ देख सकते हो, पीडीएफ के अंदर आपको मिलेगा टॉपिक, और उसी डेट को आप वीडियो भी देख सकते हो, है ना। तो रैंसमवेयर के बारे में बोला गया, जैसे मान लो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है लैपटॉप के ऊपर, या कोई भी काम कर रहे हो, वो आप देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपके एक्सेसिबल है, किसी ने आके इनक्रिप्ट कर दी, आप खोल रहे हो, भाई वो ये तो खोल नहीं रही है ना, तो आपको फिर वो कॉन्टैक्ट करता है कोई, आप बोलते हुए कौन बोल रहा है, वो कहता है भाई मैं ही बोल रहा हूँ जिसने इनक्रिप्ट की है, ये आपको मिलेगी नहीं। तो आप बोलोगे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो बोलेगा भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो इतने पैसे दे दो, और रैंसम मांगता है, ठीक है, और ये अपने डिक्रिप्ट कर दूंगा इसको, यही है अपना रैंसमवेयर। ठीक है जी। अब यूएस की जो कॉलोनियल पाइपलाइन है, ठीक है जी, ऑयल की, वहाँ पे ये रैंसमवेयर से अटैक हुआ है। उन्होंने डाउनलोडिंग वाला भी सिस्टम कर दिया कि वो बोलते हैं कि डाउनलोड करके हम इसको लीक कर देंगे, हमें पैसे चाहिए जो भी, तो ये सारा वहाँ पे इशू है। ये पाइपलाइन कहाँ पे है, हॉस्टन से टेक्सास टू, अगर आप देखोगे न्यू जर्सी की तरफ जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस हिसाब से ये ऐसे है, ठीक है, जो यूएस के अंदर, ओके, ठीक है। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, ऑलरेडी बता दिया, इनक्रिप्ट करता है विक्टिम की फाइल को, और डिक्रिप्ट करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल पाइपलाइन के अंदर डाउनलोडिंग एलिमेंट भी डाल दिया, देन लीक का थ्रेट किया गया, अब किसने किया है, डार्क साइड ने, ठीक है जी, ये अब एजेंसी ने लगा लिया पता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको बताया कि आपने जितने भी मालवेयर हैं इधर लिखने हैं, क्रिप्टो करेंसी इधर लिखनी है, ये आपके एक फाइल के अंदर, आपके नोट्स के अंदर पेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा यूपीएससी के मालवेयर कौन से हैं, यूपीएससी इतनी डिटेल के अंदर जाती नहीं है, तो मालवेयर के अंदर वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का नाम भी हो सकता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे जितने भी न्यूज़ के अंदर हैं आप एडिटोरियल क्लास देख सकते हो, ब्लॉकचेन वाली क्लास भी देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने आपको क्रिप्टो करेंसीज जो है उनके नाम बताए हैं, तो दोनों के नाम इधर लिखने हैं आपने, ठीक है जी। अब ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो देखो ऑयल का प्राइस डिक्रीज़ होगा, ठीक है जी, ऐसा माना जा रहा है, पर क्या ये हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर इतना आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब तक क्या डिक्रीज़ होगा या नहीं होगा ये तो हमें अपकमिंग डेज़ के अंदर पता चल जाएगा, हमारा कौन सा कल एग्ज़ाम है ना। तो यहाँ पे तो चलो हाइपोथेटिकल है कि हाँ इससे इम्पैक्ट होगा, और कुछ कुछ एविडेंस देखेंगे 1-2 दिन के, ठीक है, लॉन्ग टर्म हमें 1 मंथ की एवरेज मिल जाएगी, ठीक है जी, तो नेक्स्ट मंथ तो वहाँ पे हमारा ये टॉपिक का वो ख़त्म ही हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट होना चाहिए या होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए इसको अगर आप छोड़ भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये एजेंसीज डील कैसे करती हैं, 2 चीज़ों से डील करती हैं, कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। जीरो ट्रस्ट का मतलब होता है नो ट्रस्ट, मान लो आपकी कंपनी है, आप भाई सीईओ, ठीक है, आपने बाकी लोगों के लिए आपका जो भी वेरिफिकेशन है ना सिस्टम की, वो काम कर रही है, लेकिन सीईओ के लिए नहीं कर रही, क्यों भाई वो तो सीईओ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो ट्रस्ट के अंदर कहता है सीईओ को भी नहीं छोड़ना, ठीक है, इसके लिए इसको भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और काम है, दैट इज क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स। क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स इंटरमीडिएटरी होते हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो 2 चीज़ें हैं, एक होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपके लैपटॉप के अंदर इतना स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव के ऊपर रख देते हो, वो भी एक क्लाउड है, ठीक है जी। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब उनके पास कितना डेटा होगा, बड़ी कंपनीज के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक तो अपना सारा जो हार्डवेयर जो भी चाहिए स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के लिए उसको लेके आएँ, ठीक है, नया बाय करें, ठीक है, ये सारा रखें और यहाँ पे डेटा स्टोर करें। लेकिन अगर मान लो अभी इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, लेट अस सपोज स्टार्टअप है, स्टार्टअप के पास इतना पैसा तो होता नहीं, तो अब ये इतना सिस्टम कैसे क्रिएट करे, उसके पास इतना पैसा नहीं है। दूसरा इशू ये आता है कि मान लो 5 साल हो गए, 5 साल बाद ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि हैकर तो इसको हैक करने की कोशिश करते रहते हैं हर कंपनी के डेटा को, है ना, तो हमें अपडेट करना पड़ता है, तो 5 साल बाद फिर बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे मनी लगेगी, पैसा लगेगा, है ना, फिर अपडेट करना पड़ेगा, तो कंपनी के ऊपर देखो बोझ एक अलग से बहुत बड़ा पड़ गया। स्टार्टअप तो उसकी तो बात ही भूल जाओ, है ना, स्टार्टअप के लिए तो ये काम ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ कंपनीज ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आप ये जो डेटा है यहाँ पे रखो अपने पास, ठीक है, ये कंपनीज है तो यहाँ पे सीधा डेटा चला जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे रखो और एक्सेस करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन क्या कंपनी का ये ऐसा तो नहीं है, ये रिश्तेदार हैं, है ना, कंपनी को बोलेंगे भाई हम आपको दे रहे हैं स्टोरेज की फैसिलिटी, तो आप हमें पैसा दो, तो यहाँ पे इसको पैसा पे करते हैं। कंपनी के पास 2 ऑप्शन आ गए, नंबर 1 ये,
नंबर 2 ये है, लेकिन नंबर 1 के अंदर तो बहुत ज़्यादा अपडेशन भी करनी पड़ती है, पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए कंपनीज यहाँ पे जाते हैं क्लाउड सर्विस के अंदर। ठीक है जी, इसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करना। एक और है एज कंप्यूटिंग, अभी नया आ गया है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग एक अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, वो भी क्या है वो भी देख लेते हैं। एज कंप्यूटिंग, तो अगर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे एक क्लाउड है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद ये कंपनीज़ हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो सारा डेटा अपना जाता है और आता है। लेकिन बीच में इन्होंने एक और क्रिएट कर दिया जिसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मान लो डेटा एक्सेस करता हूँ क्लाउड से कंपनी की तरफ, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मैंने यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, यहाँ पे टाइम कम लगता है, तो इट मीन्स कि इस क्लाउड के अंदर लेटेंसी ज़्यादा है। ठीक है जी, हाई लेटेंसी है। दूसरा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी है कि इसको हैक कर लिया गया, यहाँ पे अगर हैकिंग होगी तो बहुत ज़्यादा डेटा कंपनी को जाएगा, इंपॉर्टेंट डेटा। तो इसीलिए ये वाला थोड़ा सा छोटे छोटे पैकेट के अंदर होता है, तो ये बेटर है, इसके ऊपर अटैक के चांसेस भी कम है। ठीक है, लेटेंसी भी अपना कम आती है यहाँ पे। तीसरी बात, यहाँ पे जैसे मान लो क्लाउड अपना एज के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा इसमें से थोड़ा सा क्लाउड के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी शिफ्ट होता है और बाद में वापस भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी ये अपनी क्लाउड और एज कंप्यूटिंग है। अब इसके बीच में इन्होंने एक सिस्टम लगा दिया जिसको बोलते हैं क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो भी क्लाउड का एक्सेस करना है, ठीक है, उसके ऊपर और सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी, यही है अपना CASB। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर क्या है, ये बस आपको सिर्फ एक लाइन इसके बारे में पता होनी है, ये किससे रिलेटेड है। क्या ये क्लाउड हमारा जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाउड है, क्या उससे रिलेटेड है या कुछ है? नहीं, ये अपना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी और ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद आर्टिकल 311 के बारे में बात करते हैं। तो हमने मैंने एक क्लास के अंदर आपको बताया था, लेकिन हमने इसको सिर्फ वैसे बताया था जब हम जो न्यूज़पेपर को स्क्रीन कर रहे थे उसी टाइम पे। ठीक है जी, तो सचिन वेद जो आपको पता है अंबानी के केस के अंदर है ना, वहाँ पे कोई गाड़ी छोड़ गया था, एक्सप्लोजिव था उसके अंदर, तो उस केस के अंदर इसको डिसमिस कर दिया गया। किसने? मुंबई पुलिस ने किया। अब सिविल सर्वेंट को क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं के या हाँ, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए ना, हम मानते हैं सर, लेकिन विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आप उसको हटा सकते हो। वो क्या वो प्रोविज़न है? डेफिनेटली है हमारे आर्टिकल 311(2) के अंदर। क्या ये आर्टिकल 311 ये हमें बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, किस काम में? मान लो डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया, रिडक्शन इन रैंक। ठीक है, जो भी सिविल कैपेसिटी के अंदर बंदा है, चाहे वो यूनियन के अंदर हो, स्टेट के अंदर हो, तो उसको प्रोवाइड करता है। पहली बात कि सिविल सर्विस के अंदर जो बंदा है, क्या उसको सीधे निकाला जा सकता है? अगर हम 1 की बात करें तो लिखा है नो पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस रिमूव्ड। जैसे कोई मान लो किसी अथॉरिटी ने उसको अपना अपॉइंट किया, उससे छोटी अथॉरिटी उसको रिमूव नहीं कर सकती। अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू बाय विच ही वाज अपॉइंटेड, पहली बात। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, प्रोटेक्शन है। दूसरे के अंदर क्या लिखा है? ठीक है, किसी भी बंदे को आप ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते विदाउट इंक्वायरी। ठीक है जी, इंक्वायरी होगी उसकी, जो भी उसने किया होगा, उसके बाद उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये वाली चीज़ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ये अप्लाई नहीं होती कुछ कंडीशन के अंदर। वो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है जो ए के अंदर है कि भाई अगर तो मान लो वो बंदा क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर लगे, कन्विक्ट हो गया, फिर तो मतलब कहानी ख़त्म है ना, फिर तो उस टाइम के ऊपर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर अथॉरिटीज़ ये सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, कि जो इस टाइम पे इंक्वायरी करनी प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब हम कर नहीं सकते इंक्वायरी, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर ये देखें कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो हम इंक्वायरी यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हो नहीं सकती, तो उस केस के अंदर भी आप रिमूव कर सकते हो। अगर आप याद होगा उस टाइम पे हमने जम्मू कश्मीर वाला केस किया था, आई थिंक वो सी वाला, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर का केस था। यहाँ पे ये वाला अपना इन्होंने किया कि भाई इंक्वायरी हम कर नहीं सकते, इसलिए आपने सचिन को हटा दिया। ठीक है जी, ये अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे होती है? पहले तो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, है ना, उसके बाद वो सिविल सर्वेंट को चार्जशीट देगा भी क्या क्या चार्जेस हैं जो भी है उसके खिलाफ। उसके बाद सिविल सर्वेंट खुद को रिप्रेजेंट करे या अपने लॉयर को लेके आए, है ना, जो भी करेगा, मतलब एक अच्छा प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद वो इंक्वायरी ऑफिसर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है जी, ओके।
क्या, अब जैसे मान लो यहाँ पे बोला कि इंक्वायरी का हमें मतलब नहीं कर सकते, आपको रिमूव किया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? और उसके बाद क्या सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कुछ चांस है बचने का? ऐसे तो हर गवर्नमेंट उड़ा दे है ना बंदे को, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। है, बिल्कुल है। कहाँ पे? यहाँ ट्रिब्यूनल के पास, जहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ना, जैसे सेंट्रल CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या कोर्ट, तो यहाँ पे उसके पास चांस है कि भाई वो अपनी बात रख सकता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है। राजस्थान टू यूज़ MLA फंड फॉर वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान MLA फंड यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, ये है MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ठीक है जी। तो अगर आप देखो MP लैड की बात करें, उसके बेसिस के ऊपर MLA लैड बनाया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे MLA को पैसे दिए जाते हैं, जैसे दिल्ली बहुत ज़्यादा पैसे देती है MLA को ताकि वो काम कर सकें, है ना, पैसा भी तो चाहिए। तो डायरेक्टली MLA के पास पैसा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है थोड़ा सा। MP के पास भी डायरेक्टली पैसा नहीं जाता, कैसे जाता है वो देखते हैं। तो ये MP लैड के बेसिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन MLA लैड के अंदर हर एक स्टेट की अलग अलग प्रोविज़न है, तो ऐसा हमें ये इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविज़न हर एक स्टेट की अलग है। तो ऐसा नहीं UPSC पूछे कि भाई इस स्टेट के हिसाब से बताओ। अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तब अपने स्टेट का थोड़ा सा आपने देखना है, अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। तो MP लैड के बारे में पढ़ना है हमने, क्योंकि ये इसे रिसेंटली क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, ठीक है जी। पढ़ते हैं। MP लैड क्या है? अनाउंस की गई 1993 के अंदर, ठीक है जी। पहले ये थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 1994 के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब कितना पैसा मिलता है इसके अंदर? पहली बात तो आपने ये सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो अभी 5 करोड़ दे रहे हैं, क्या ये UPSC पूछ रहे भी ये स्टार्टिंग से 5 करोड़ था? ऐसा नहीं है, पहले 5 लाख था, ठीक है जी। तो ये आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 5 करोड़ है, ठीक है, 2011-12 से, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग से इतना था, इसके ऊपर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अपनी ये मिनिस्ट्री है MOSPI, ठीक है जी। देन अपना जो हर एक स्टेट का डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है जी। ये 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। इसका क्या काम है? ठीक है, मिनिस्ट्री है, इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ फंड, पैसा यही देगी, है ना, एंड प्रिस्क्राइबिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कि कैसे कैसे इस पैसे को मॉनिटर करना, ऐसा ना हो कि ये पैसा कहीं और ही चला जाए। दूसरी बात, डिपार्टमेंट इन ईच स्टेट, ये वाला क्या करेगा? नोडल डिपार्टमेंट विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन, इसका काम है सुपरविजन करना, मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना। तीसरा काम, अब ये गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा रिलीज करेगी इसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, ठीक है, यहाँ पे पैसा जाएगा, MP के पास नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। तो फंड रिलीज टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यहाँ पे हो गया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम क्या है? रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ MP लैड, और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ क्या नहीं, वो सारा काम ये देखेगी। उसके बाद फंड्स ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ऑलरेडी बता दिया मैंने कि सीधा यहाँ पे जाएगा, ऐसा ना हो कि आप बोलोगे MP के पास जाएगा, MP पास नहीं जाता। MP हैव अ रिकमेंडेटरी रोल, तो MP का रोल क्या है? रिकमेंडेशन करना है, कहाँ कहाँ पे खर्चना है। नॉन लैप्सेबल है, ठीक है जी। एटलीस्ट 10% ऑफ प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जो हर साल इंस्पेक्ट करेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है जी। उसके बाद फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं, MP तो बहुत टाइप के हैं, तो भाई कौन सा MP कहाँ पे रिकमेंड करेगा? पहली बात लोकसभा की, लोकसभा तो जहाँ से जीतेगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहीं पे करेगा, है ना, उसको वहीं पे करेगा। अब सवाल ये होता है कि अगर एग्जाम में आ जाए, क्या इससे अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर आउटसाइड ये कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, देखें कौन सी कंडीशन के अंदर। इलेक्टेड MP राज्यसभा का, ये उस स्टेट के अंदर ही अपना कर सकता है, ये भी बाहर की प्रोविज़न है, चलो ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है जी, जो नॉमिनेटेड है वो तो कंट्री में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब MP ने, जो लोकसभा का MP है, उसने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को चूज़ करना है ना, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, हम यहाँ पे देखते थे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे इसके पास पैसा आता है। अगर सपोज करो MP का जो एरिया है उसके अंदर 2-3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, है ना, फिर ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कौन सी होगी? क्या ये होगी, B होगी, C होगी, D होगी, कौन सी होगी, है ना, ये बड़ा इशू आ गया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इफ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी स्प्रेड मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट, तो MP कैन चूज एनी वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोडल, ठीक है। MP किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एज ए नोडल एजेंसी चूज़ कर सकता है जिसके पास पैसा आएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है हमने, ओके। तो आपसे पूछा जाएगा, UPSC पूछ ले कि भाई अगर 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसको भेजना पैसा, क्योंकि उसने भेजना है, ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ओके।
अब कुछ और जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है उसके लिए 15%, ठीक है, रिकमेंड करना है एटलीस्ट। देन 7.5% जो एसटी पॉपुलेशन है। इसके अलावा भी जैसे मान लो किसी ट्राइबल पीपल है, ट्रस्ट को इनकरेज करना है, सोसाइटी को कि आप ट्राइबल पीपल की हेल्प करो, उसके लिए भी सीलिंग लिमिट है 75 लाख। ऐसा सच आपको लिमिट ये याद नहीं करनी, ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट है, ठीक है। तो लिमिट मतलब अमाउंट के अंदर इतनी याद नहीं भी रहेगी, कोई चक्कर नहीं, बस आपको इतना याद करना है कि क्या उसके लिए रिकमेंड कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शुड मेंटेन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा ऑन इम्प्लीमेंटेशन, वो भी उनकी रिपोर्ट करनी है तो वो डेफिनेटली करेंगे। अब बात करते हैं कि और क्या प्रोविज़न है, क्या अपने एरिया से बाहर कर सकता है, कैसे, मैंने आपको अभी पूछा था। नेचुरल मैन मेड कैलामिटीज़, ठीक है जी, अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है जी, उस केस के अंदर वहाँ पे ये पैसा दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे लोकसभा एमपी है नॉन अफेक्टेड एरिया के, ठीक है, नॉन अफेक्टेड एरिया से ये अफेक्टेड एरिया कहाँ पे, कहीं पे साइक्लोन आ गए, कुछ ऐसा आ गया, वहाँ पे पैसे देने हैं। रिकमेंड क्या कर सकता है, वर्क अप टू मैक्सिमम 25 लाख पर एनम, ठीक है, 25 लाख यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये पैसा रिलीज़ कौन करेगा, अब जैसे मान लो नॉन अफेक्टेड एरिया के अंदर एमपी ने डिसाइड किया है, एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो नोडल अथॉरिटी है, ये इस डिस्ट्रिक्ट को पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि इसके पास कहाँ से पैसा है, इसके पास मॉस्पिटी से पैसा है ना, जो टोटल इसके पास ही है। अब कैलामिटी अगर सवेयर नेचर की हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो एमपी 1 करोड़ तक कर सकता है। यहाँ पे तो हमने देखा था भाई 25 लाख कर रहा है, अगर सवेयर है तो यहाँ पे पैसा एमपी 1 करोड़ तक दे सकता है। लेकिन मान लो अब एमपी का ये ससुराल है ना, यहाँ पे जो एक कैलामिटी हुई, ये मान लो सपोज करो उसका ससुराल है, उसकी वाइफ का घर है, ठीक है जी, तो अब एमपी को लगता है भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा पैसा दे दूँ, या कुछ वो अथॉरिटी जानती है थोड़ा पैसा डाइवर्ट करने के लिए, तो एमपी सपोज करो यहाँ पे कैलामिटी हुई, अब इसको एमपी बोलता है ये सवेयर कैलामिटी है भाई, मैं तो 1 करोड़ दूंगा। क्या एमपी ऐसा दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो फिर कौन डिसाइड करता है कि सवेयर कैलामिटी है या नहीं है, सवेयर कैलामिटी जो है अपने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। अब एमपी ने पैसा लगा दिया, काम कंप्लीट नहीं हुआ, सस्पेंड हो गया, तो उसको कौन कंप्लीट करेगा, उसको कंप्लीट करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम देयर ओन फंड, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद एमपी लेड स्कीम को क्या हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ज़रूरी हैं अपना प्री के लिए, कि एमपी की जो स्कीम है वो है ना एमपी लेड की, वो कन्वर्ज कर सकते हैं हम दूसरी स्कीम से। लेकिन वो स्कीम, मान लो आपकी कोई एमपी लेड का फंड है, ठीक है जी, एमपी लेड का फंड ये एलिजिबल है किसी प्रोजेक्ट के लिए, सपोज करो अपना रोड बनाने के लिए, ठीक है जी, कि जो रूरल एरिया के अंदर रोड है वो बनाने के लिए एमपी लेड का फंड एमपी यूज़ कर सकता है। अब इसके लिए हमने संसद आदर्श ग्राम योजना है ना, सॉरी, जो रूरल सड़क वाली योजना है, क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया उसका, ठीक है जी, तो वहाँ पे दूसरा संसद आदर्श ग्राम योजना भी है हमारी, ठीक है, इसके लिए भी हम पैसा यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये स्कीम इसको साथ कन्वर्ज कर सकते हैं। तो जैसे अपना वो नाम भूल गया मैं, जो प्रधानमंत्री के नाम से जो रूरल एरिया के अंदर रोड बनाती है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, चलो जब याद आ जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कुछ ऐसा करके नाम है ना उसका, नाम बड़े बड़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोहिबिटेड, क्या एमपी लेड के अंदर क्या प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जहाँ पे आप पैसा देना, ऑफिशियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो आपने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, लगाना है, ठीक है, नहीं लगा सकते। प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ठीक है जी। नेमिंग एसेट आफ्टर एनी पर्सन, नाम से रख दिया, उसके ऊपर भी नहीं लगा सकते। एक्विजिशन ऑफ लैंड और एनी कंपनसेशन लैंड के लिए वहाँ पे भी प्रोहिबिटेड है। वर्क विद इन द रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस के अंदर है ना, आपको फिर तो ये किसी एक रिलीजन के वहाँ पे आपने पैसा लगा दिया, दूसरे के नहीं, तो वो इशू रहता है, इसलिए उसके ऊपर उन्होंने बोला नहीं। लेकिन क्रेमेटोरियम, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी, वो आप उसके अंदर आ सकते हैं। देन अनऑथोराइज कॉलोनी, कि आपने अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर काम करना है, एमपी लेड का फंड लगा दिया, नहीं। परमिसिबल क्या है, एमजी नरेगा से करो। खेलो इंडिया डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोशन, वहाँ पे पैसा यूज़ कर सकते हो। परचेज ऑफ कंप्यूटर, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो आपको बोला गया वहाँ पे प्राइवेट के लिए, अगर प्राइवेट वर्ड आ गया तो मोस्ट प्रॉबली वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी यूपीएससी के अंदर, ठीक है। उसके लिए हम एम्प्लॉयड फंड यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। देन परचेज ऑफ व्हीकल, स्कूल बसेस, है ना, हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशनल इसके लिए। देन एम्बुलेंसेस, जो आपका जैसे एनिमल को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो अभी एक आया था, मोस्ट एनजीओज डोंट हैव एसबीआई अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, ये 10 मई वाला जो डीएनडी हमारा था, एफसीआरए, वहाँ पे डिटेल के अंदर मैंने कवर किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई। पहले क्या होता था कि मान लो एक एनजीओ आया, ठीक है जी, बाहर से, मान लो सपोज करो चाइना ने बोला भाई पैसा हम दे रहे हैं एनजीओ को, इंडिया के अंदर बैठा है एनजीओ, चाइना सीक्रेटली पैसा दे रहा है और इस एनजीओ को बोल दिया भी कोई भी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो रहा है या कुछ भी, है ना। जैसे मान लो इंडिया ने बोल दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रो प्लांट लगाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया, उसके लिए लोग भी वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी लोग को, ऑल दो वो लोगों को रिहैब करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, उसके लिए तो हम भी मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, लेकिन फिर भी एनजीओ लोगों को वहाँ पे बिठा देता है कि यहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए, है ना। तो उस केस के अंदर वो इंडिया की डेवलपमेंट रोकती है, ये बहुत बड़ी हडल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको डील कौन कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, चाइना सीक्रेटली, और इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे कर्ब कर दिया। सपोज करो इंडिया चाहता है कि भाई इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास कुछ बनाए, वहाँ पे चाइना ने एनजीओ को पैसा दे दिया, भाई आप यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दो, है ना, लोगों को बिठा दो, और लोग बोलेंगे भाई ये एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको बंद करो, ठीक है। ऐसे काम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसा करो, आप अकाउंट एफसीआर के थ्रू जो भी आपका फॉरेन फंडिंग आ रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो भी आपकी फॉरेन से फंडिंग आएगी वो अकाउंट में आएगी। वो अकाउंट कौन सा होगा? वो अकाउंट होगा एसबीआई ऑफ इंडियाज़ मेन ब्रांच दिल्ली। इसके अंदर ही आपका पैसा आएगा ताकि हमारा सर्विलेंस रहे, ताकि पता चले भाई कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या चल रहा है। एनजीओ ये बोल रहे हैं भाई ठीक है, आपने दिल्ली के अंदर है ना, भाई हम यहाँ पे कोविड का टाइम है, एक तो दिल्ली के अंदर जाएंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया, और ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि अराउंड 31 मार्च गवर्नमेंट ने लास्ट डेट रखी थी इसकी, ठीक है, अकाउंट खोलने की। तो भाई इन्होंने बोला कि 31 मार्च है, हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और दूसरी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके अंदर डिले कर दिया। हमारे पास तो, हमने तो अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। तो ये सारे इशू लेके यहाँ पे कोर्ट के अंदर केस चला गया, ठीक है जी। तीसरी बात यहाँ पे ये बोला कि आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है वो भी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आया हुआ है राइट टू प्राइवेसी पुत्तस्वामी केस के अंदर, उसके रिलेटेड वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। गुवाहाटी हाई कोर्ट वहाँ पे भी मेक्स आधार मैंडेटरी फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग अकाउंट, तो ये उन्होंने बोला। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बोला कि आधार कार्ड जो आप बोल रहे हो नेसेसरी है ओपनिंग अकाउंट के लिए, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी पुत्तस्वामी केस के अंदर, आधार केस के अंदर, उसने ये बोला कि यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो डज नॉट सेटिस्फाई टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? ये ट्रिपल टेस्ट का ही पार्ट है, अभी देखते हैं। ट्रिपल टेस्ट ले डाउन जो किया गया वो पुत्तस्वामी केस के अंदर किया गया। आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं। गवर्नमेंट आधार लेके आई, है ना। गवर्नमेंट ने ये बोला आधार कार्ड के अंदर, पहले तो इसका किसी एक्ट के अंदर नहीं था, ठीक है जी, आधार एक्ट नहीं था हमारे पास, मतलब ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट ने बोला सभी को लिए चाहिए, हर एक जगह पे आधार अपना चाहिए। तो कैसे माने कि कोई भी, क्योंकि तीसरा यहाँ पे रिस्क क्या है? प्राइवेसी का। प्राइवेसी आपकी, है ना, वहाँ पे हो सकता है वायलेशन हो जाए, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपकी किसी और के पास चले जाए, देन सर्विलेंस और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। ये इशू थे, लेके चले गए कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट दिया। पहला ये बोला कि ऐसा काम अगर करना है तो यहाँ पे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ होना चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, आधार एक्ट बना दिया कि ये पहली कंडीशन फुलफिल कर दी हमने। दूसरा, लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंश्योर सोशल बेनिफिट स्कीम रीच डिजर्विंग कम्युनिटी, कि भाई उसका जो आप काम कर रहे हो, जैसे आपने आधार लेके आए, है ना, आपने बोला कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी लेना है आपको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या उसका कोई जो स्टेट का इंटरेस्ट है कि स्टेट ऐसा तो नहीं कर रही, आधार के लोगों को बोल रही है आधार आप यहाँ पे यूज़ करो ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या वो स्टेट का इंटरेस्ट फुलफिल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसके अंदर उन्होंने बोला सोशल बेनिफिट है, हम बहुत सारे लोगों को स्कीम दे रहे हैं और उसके अंदर बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है। तीसरा, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दो चीज़ें हैं, एक तो आधार अगर यूज़ करोगे, एक तो आपका है प्राइवेसी का रिस्क, है ना, दूसरा है उसका अगर मैं बात करूँ बेनिफिट, ठीक है जी।
बेनिफिट, दोनों को अगर हम करके देखें कि प्राइवेसी का रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है, इसको करना है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, बैलेंस द प्रोफेस्ड बेनिफिट, कि बेनिफिट कितना है। अगर आप आधार मान लो सपोज करो, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि ठीक है आपने कोई गवर्नमेंट स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, एक तो लोगों को पैसा मिलेगा, दूसरा जो बहुत सारे इलीगल अकाउंट्स हैं, है ना, जो अगर मैं बोलूँ कि जो अथॉरिटी के हिसाब से नहीं बनाए, उन सभी को भी पैसा जाता था, अब वो भी खत्म हो जाएगा, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। प्राइवेसी का उन्होंने बोला कि हमने प्रोविज़न दे दी, यहाँ पे प्राइवेसी का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी को पास करता है। अगर आप यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो प्राइवेसी का इशू और बेनिफिट, क्या है, इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है ना। बैंक अकाउंट के अंदर आपको दूसरे भी चीज़ें हैं, वहाँ से आप उसके थ्रू अपना अकाउंट जो चलता है, आपका और आईडीज़ है बहुत सारी, है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप खोल सकते हो, इसलिए इसको प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट जो बोला था कि वो अकाउंट के अंदर नहीं करता। जैसे आपने सिम खरीदना है, सिम के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या है, वो भी कुछ भी नहीं है ना, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ये वर्डिक्ट दिया था। तो रिसेंटली लास्ट ईयर यूपीएससी में प्री के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है जी, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने ये आपने बहुत सारा गोल्ड खरीदना है, लोगों ने क्यों खरीदना है भाई, आपने एफडी करवा दी, वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि आज गोल्ड की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, तो 5-7 साल बाद ये गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, इतने टाइम में बहुत पहले के कंपैरिजन, तो वहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिलता है, इसलिए लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया को इसी चक्कर में गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए ये इशू आ गया। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जिस बंदे का इंटरेस्ट है कि गोल्ड के अंदर हमने इन्वेस्ट करना है, पहले तो क्या करता है, फिजिकल गोल्ड लाया, उसको घर में रखा उसने, है ना। अब उसने बोला कि हम ऐसा करते हैं भाई, गोल्ड बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है, आप ये बॉन्ड खरीदो, इसकी वैल्यू भी इसके हिसाब से चलेगी, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये इन्होंने स्कीम लाई कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमने इन्वेस्ट करना है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन विद आरबीआई हैड डिसाइडेड टू इशू गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो अभी जो नया इसके अंदर लॉन्च कर दिया है, ऑल्दो ये स्कीम पहले से ही। पहली बात तो ये बॉन्ड किसके थ्रू सोल्ड होंगे, कहाँ से आपने खरीदने, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली बात। देन स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ से इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, देन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, देन ट्रस्ट हो सकता है, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये खरीद सकते हैं। डिनोमिनेशन क्या है, बेसिक यूनिट 1 ग्राम होगा। ठीक है, 1 ग्राम के आपने जितने खरीदने हैं उसके ऊपर भी लिमिट रखी गई है, तो ऐसा नहीं आधे ग्राम वगैरह नहीं है, जैसे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बेसिक यूनिट क्रिएट किया गया, ऐसे इसका है। टेनर कितना है, 8 साल के लिए है। ठीक है, आप 5 साल बाद एग्जिट कर सकते हो। मिनिमम साइज कितना है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैक्सिमम कितना है, 4 kg HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 20 kg फॉर द ट्रस्ट। ठीक है, देन इशू प्राइस। ठीक है जी, अब ये कौन से प्राइस के अंदर इशू किया जाएगा, ये इंडियन रुपीज़ के अंदर इशू किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ 999 प्योरिटी 24 कैरेट, पब्लिश बाय इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड फॉर लास्ट 3 वर्किंग डेज। तो ऐसा ये पूरा आपने याद नहीं करना, बस इतना याद करना कि ये 999 प्योरिटी जो गोल्ड है उसके बेसिस के ऊपर इसकी जो इशू प्राइस है वो एवरेज किया गया है। ठीक है जी, पेमेंट ऑप्शन कैसे, मतलब आपने पैसा कैसे देना है, कैश पेमेंट दे सकते हो अप टू 20,000। तो पहले तो याद रखना है कि हाँ कैश पेमेंट से भी हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग है। ठीक है, इशूएंस फॉर्म, इन्वेस्टर विल बी इशूड अ होल्डिंग सर्टिफिकेट। अब आपको क्या मिलेगा, है ना, तो आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू डीमैट फॉर्म, तो उसको आप डीमैट फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है 2.5% पर एनम। कोलेट्रल, क्या आप इसको कोलेट्रल यूज़ कर सकते हो, आपने कहीं लोन लेना है, आपके पास बॉन्ड पड़ा हुआ है, आपने लोन लेना है, पहले आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ रखते थे, घर के कागज़ रखते हैं या कहीं पे, है ना, अब यहाँ पे इसको आप रख सकते हो, आपको लोन मिल सकता है। टैक्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है जी, एसएलआर, तो बैंक क्या क्या एसएलआर के लिए एलिजिबल है, अगर बैंक ने बॉन्ड को एक्वायर किया है, ठीक है, डेफिनेटली वो काउंटेड होगा एसएलआर के लिए। ठीक है जी, ओके।
वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में बात करते हैं कि आपने फूड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च की जिससे बहुत ज़्यादा उसकी एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, लोगों को बेनिफिट बहुत मिल रहा है, या न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ, उसके लिए ये दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइस। ठीक है जी। रिसेंटली डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, इनको मिला, ठीक है जी, वर्ल्ड फूड प्राइस। अब इन्होंने काम क्या किया था, स्मॉल नेटिव फिश स्पीसी जो बांग्लादेश के अंदर है उसके ऊपर जो न्यूट्रिशनल सेंसिटिव अप्रोच अपनाई, मतलब रिसर्च की उसके ऊपर, बस इतना आपने याद रखना है। तो उससे बहुत सारा जो डाइट इम्प्रूव हुई है, ठीक है, और लोगों को बेनिफिट मिला है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी ये सारा मतलब फूड चेन चलती है जब पूरी उसके अंदर हुआ है। लेकिन आपको क्या याद रखना, क्या इतना याद रखना नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रिसर्च किया इन्होंने इसके अंदर। तो पहली बात तो ये यूपीएससी के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही रेयर है, हार्डली 1% है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम के अंदर आएगा। स्टेट के लिए आ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोला जाता है। ये नॉर्मन बोरलॉग, जिनको अपना ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया दिया था इस प्राइस का। इस प्राइस के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ओपन फॉर एनी इंडिविजुअल विदाउट, ठीक है, पहली बात तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए ओपन है। तो ये क्राइटेरिया, अगर यूपीएससी की बात करें वहाँ पे क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है। कौन देता है ये, ठीक है जी, वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मिलके इसको देती है। कैश प्राइस भी मिलता है, हाँ। यूपीएससी के लिए याद रखना है मिलता है, कितना मिलता है यूपीएससी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एनी इंडिविजुअल, और ये कौन देता है इसको, नॉमिनेशन क्राइटेरिया क्या, ठीक है। स्पेसिफिक एक्सेप्शनली सिग्निफिकेंट जो इंडिविजुअल अचीवमेंट होगी उसके लिए मिलेगा। जैसे कौन सी फील्ड के अंदर, जैसे लाइक सॉइल और लैंड के ऊपर हो गया, प्लांट एनिमल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वाटर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, दैन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीडिंग प्रोग्राम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, पॉलिसी एनालिसिस, दैन पब्लिक एडवोकेसी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला याद रख लेना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर दिया हुआ क्राइटेरिया वही मैंने आपको करवाया, ठीक है। इट मस्ट बी क्लियरली शोन दैट दिस इंक्रीज इन फूड सिक्योरिटी हैज़ डायरेक्ट रिजल्ट ऑन स्पेसिफिक एक्शन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपने जो एक्शन लिया उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ऐसा नहीं कि आपने जो एक्शन लिया उसका कोई आपको क्लियर इंडिकेशन ना मिले, ठीक है। आगे के जो नॉमिनी है वो जिंदा होना चाहिए, मस्ट बी लिविंग, ठीक है। देन प्राइज इंटेंडेड टू बी, नॉर्मली ये 1% को ही मिलता है, लेकिन रेयर केस के अंदर इसको 2% के ऊपर दे देते हैं, 2% को, कि अगर वो दूसरा भी उस स्टडी के अंदर या रिसर्च के अंदर वो जुड़ा हुआ हो तभी, अदरवाइज यहाँ पे एक को ही मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हमने जो बोला, मैंने आपको कोविड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैप वाली सीरीज़ ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी के अंदर हम आपको थंबनेल के ऊपर मैं लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।